हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे और आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे और बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे तभी आप अपने यूट्यूब चैनल एस फोर स्टडी पर आ चुके होंगे। तो चलिए, अगर आप लोग आ ही गए हैं और आप अपने स्टडी को कंटिन्यू बना के रखे हुए हैं, तो चलिए अपने इस लेक्चर को फिर से हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि हम लोग सीटेट का एक रेगुलर क्लासेस लेके आए हैं आपके सामने, जो कि अभी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे कि सीटेट जुलाई 2023 का जो 30 में 30 जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी हम लोग पीवाईक्यू सीरीज लेके चल रहे हैं। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं फ्रेंड, वो पीवाईक्यू सीरीज है। और साथ ही साथ मैं आपको बताते चलूं कि आपको और अधिक इन्फॉर्मेशन चाहिए सीटेट के बारे में, तो आप हमारे फेसबुक, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, और साथ ही साथ आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। इससे जुड़ने से फ्रेंड आपको ये फायदा होगा कि जो आज क्लासेस पढ़ाई हो रहा है, इस क्लासेस का पीडीएफ भी आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। सो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये लेक्चर, और ये लेक्चर नंबर 5 होगा। तो लेक्चर नंबर 5 को चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसको भी किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो यू कैन कनेक्ट मी। चलिए, एस फॉर स्टडी। एंड जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इधर को यूट्यूब सब्सक्राइब बटन, तो आप साथ ही साथ सब्सक्राइब करते चलिए ताकि हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सीडीपी है ना। क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 करता है सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला बोलता है बच्चे कि एक समान योग्यता आधारित समूहों का निर्माण होना चाहिए। दूसरा बोलता है कि विद्यार्थियों को केवल निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने का निर्देश देना चाहिए। और तीसरा कहता है चर्चाओं और वाद विवाद के प्रयोग को प्रतिबंधित करना। और चौथा कहता है शिक्षार्थियों के समूह को बनाना। क्या करा कि सहयोगात्मक अधिगम का कार्यान्वयन करते समय अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो अध्यापक को जो है वो चौथा काम करना चाहिए, शिक्षार्थियों को समूह बना के काम करना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो 11 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना। चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है इन अ क्लासरूम डिस्कशन ऑन क्रिकेट a teacher is giving more chance to boy than girl by doing so here। कहता है कक्षा में क्रिकेट पर हो रही चर्चा, देख सकते हो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि कक्षा में क्रिकेट पे हो रही चर्चा में एक अध्यापक जो है वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को ज्यादा समय दे रहा है बोलने के लिए। तो ऐसा करके वह क्या कर रहा है। पहला कि रूढ़िबद्ध चुनौतियों को कम कर रहा है। दूसरा जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है। तीसरा वेंडर समानता का अनुसरण कर रहा है। चौथा जो है वह जेंडर रूढ़िबद्ध कर रहा है। तो फ्रेंड, अगर एक ही क्लास में अगर एक टीचर जो है गर्ल्स के अकॉर्डिंग जो है वो बॉयज को ज्यादा बोलने का जो है वो चांस दे रहा है, तो वो जो है क्या कर रहा है, जेंडर पूर्वाग्रहों का पालन कर रहा है ना। कि जेंडर, जब जेंडर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स, जब लिंग के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड, तो वहां पे डिटेल से इसके बारे में देखा जाएगा, है ना। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। चलिए, मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो सीडीबी का पीवाईक्यू है वो किस लेवल का क्वेश्चन आता है और क्या क्या क्वेश्चन आता है, और उसे टॉपिक को किस तरह से टोल मटोल के लेके आता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि विविध पृष्ठभूमि से आए शिक्षार्थियों वाली कक्षा में अध्यापक को क्या करना चाहिए। पहला कहता है कि परीक्षा में उनके निष्पादन के आधार पर परीक्षार्थियों के समूह बनाने चाहिए। दूसरा कहता है सभी से सफलता की अपेक्षा करनी एवं बनाए रखनी चाहिए। तीसरा कहता है कि विद्यार्थियों के सामाजिक आर्थिक प्रदर्शन के आधार पर उनका वर्गीकरण करना चाहिए। और चौथा कहता है कि मानव प्रेरित पाठ चर्चा और आकलन की विधियों को अपनाना चाहिए। फ्रेंड, चार चीज हो रहा है। मान लो करा कि विभिन्न पृष्ठभूमि अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर स्टूडेंट आए हुए एग्जाम देने, अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, वह किसी भी तरह का हो, भाषाई क्षेत्र हो या वह अलग अलग सब्जेक्ट के हो या अलग अलग स्टेट से आ रहे हो, तो टीचर को क्या चाहिए, तो टीचर को चाहिए सिंपल सा फ्रेंड कि सभी से सफलता का उम्मीद लगाया होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन जो है फ्रेंड, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। रचनात्मक दैट मीन्स फॉर्मेटिव असेसमेंट इज डन। रचनात्मक आकलन कब किया जाता है, तो केवल सत्र के आरंभ में, सभी विद्यार्थियों के लिए पूरे सत्र के दौरान, केवल सत्र के अंत में,
केवल उन विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम चुनौतियों से जूझ रहे हो। देखो खड़ा है क्वेश्चन कि रचनात्मक आकलन कब करना चाहिए। ऐसे टीचर, अगर आप एक टीचर क्लास में जब जा रहे हो तो किस समय वह आपका इनिशियल फेज है, फाइनल फेज है, मिड फेज है, किस फेज में आप जो है वो रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आप एक टीचर बनना चाह रहे हैं और एक टीचर बनने जा रहे हैं आप, तो एक टीचर के लिए ये बेटर होगा कि आप पूरे क्लास में सभी विद्यार्थियों के साथ पूरे सत्र में उस चीज को बनाए रखे। किसको बनाए रखे? तो रचनात्मक आकलन को बनाए रखे। तो फ्रेंड इसका आंसर जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, और आप देख के इसका आंसर लगा सकते हो कि आंसर बी इज करेक्ट। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विल प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग अमॉन्ग स्टूडेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करेगा? पहला बोलता है, चार ऑप्शन, श्रीलंका की राजधानी कौन सी है? दूसरा, भारत में अध्यापक दिवस कब मनाया जाता है? तीसरा, एशिया में सबसे बड़ा शहर कौन सा है? और चौथा, आप अपने शहर में पानी की कमी की समस्या किस प्रकार सुलझाएंगे? तो फ्रेंड क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। तो ये देखो चार चीज जो है, जैसा कि आप देखे होंगे, श्रीलंका की राजधानी, भारत में अध्यापक दिवस, एशिया में सबसे बड़ा शहर, और लास्ट क्वेश्चन की भारत में पानी की समस्या को सुलझाने के लिए वो क्या क्या काम आप कर सकते हैं। हाउ वुड यू रिजॉल्व वाटर क्राइसिस इन आवर सिटी? आप अपने शहर में, है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है कि ये चार क्वेश्चन में तो आपको दिख रहा होगा कि किस क्वेश्चन पे ज्यादा बच्चों को, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी फ्रेंड। तो वह है ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी के अलावा जो तीन क्वेश्चन है, अब मान लो नेक्स्ट ईयर भी यही क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए कि निम्नलिखित में कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक, दैट मीन्स विल प्रोमोटेड क्रिटिकल थिंकिंग, ऑप्शन चेंज कर दे, तो इसका मतलब ये नहीं होता फ्रेंड कि वो क्वेश्चन बदला गया या क्वेश्चन बदल गया। वह क्वेश्चन सेम है, बस वो पूछने का तरीका, वे ऑफ, है ना, एग्जामिनर का तरीका वो बदल जाता है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि समावेशन की अवधारणा हेतु किसकी आवश्यकता होती है फ्रेंड? तो पहला ऑप्शन कहता है विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए सम्मान। दूसरा कहता है फ्रेंड आकलन के लिए। तीसरा, अध्यापक के, है ना, अध्यापक केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रबंधिया। और चौथा कहता है कि विद्यार्थियों का नामीकरण, लेबलिंग और पृथकीकरण। फ्रेंड क्वेश्चन पूछता है कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन से, तो कंसेप्ट ऑफ इंक्लूजन से क्वेश्चन है, तो वो हो जाएगा रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी एंड इंडिविजुअल विविधता और व्यक्तित्व विभिन्नताओं के लिए सम्मान। तो उम्मीद करते हैं बच्चे कि हमारा ये लेक्चर आपको बड़ा ही बेनिफिट साबित हो रहा होगा, और ये चीज आपको बड़े ही आराम से समझ में आ रही होगी। और फिर भी अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो आप कमेंट में जरूर पूछेंगे, मैं वहां पे सारे डाउट को क्लियर करूंगा। अगला क्वेश्चन है डायलेक्सिया से, है ना। डायलेक्सिया पोजेस डायरेक्ट चैलेंज इन द डोमेन ऑफ, पठन वैकल्प किस क्षेत्र में प्रत्येक रूप से चुनौती प्रस्तुत करता है? भावात्मक, शारीरिक समन्वय, सामाजिक अंतर क्रिया, लिखित विषय। तो देखो फ्रेंड, डायलेक्सिया है वो कंप्रेहेंशन ऑफ राइटिंग टेक्स्ट से रिलेटेड है, कंप्रेहेंशन ऑफ राइटिंग, लिखित विषय। चलिए अगला 18 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट, बड़ा लंबा चौड़ा सा दिख रहा होगा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है फ्रेंड। क्वेश्चन इज आस्किंग स्वलिनता से ग्रस्त विद्यार्थी हालांकि कुछ क्षेत्रों में विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हैं, लेकिन उनके पास का मजबूत पक्ष भी है। अध्यापक जिसका इस्तेमाल शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कर सकते हैं फ्रेंड, वो पहला है सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना, सामाजिक समावेशन, स्वयं के बड़े समूह के सामने बिना हिचक के व्यक्त करना, और लास्ट जो है जो अनिवार्य रूप से शेड्यूल, है ना, दबेन दिन में जल्दी जल्दी परिवर्तन के प्रति पहलुओं में लगातार सरलता पूर्वक संघर्ष। तो सिंपल सा क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि स्वालीनता जो है, ऑटिज्म जो ग्रस्त विद्यार्थी होता है वो सूक्ष्म विवरणों पर ध्यान देना होता है। तो ये क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 19 क्वेश्चन के आंसर की ओर फ्रेंड। तो ये क्वेश्चन कहता है कि दृष्टि बाधित से जूझने विद्यार्थियों के साथ शिक्षण करते समय किस विधि माध्यम के प्रयोग से बचना चाहिए?
तो पहला है श्यामपट्ट पर लिखित वस्तु को मौखिक रूप से व्याख्या करना, स्पर्शग्राही मानचित्र देना, सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति देना, अधिगम के आकलन के लिए लिखित परीक्षण लेना। देखो ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा। तो इस तरह से 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब फाइनली 20 क्वेश्चन की ओर चलते फ्रेंड। 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो सिंपल सा पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूडेंट विद गिफ्टनेस। तो जब आईक्यू आपको पढ़ाएंगे है ना, आईक्यू जब पढ़ाएंगे तो उसमें सारा चीज बताएंगे कि किस तरह के बच्चों को इडियट कहा जाता है और किस तरह के बच्चों को गॉड गिफ्टेड और किस तरह के बच्चों को इंटेलिजेंट कहा जाता है। सबका एक रेशियो बनाया गया है। पहला जो है औसत अधिक बुद्धि स्तर, उच्च स्तरीय समस्या कौशलों पर निपुणता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तरीय अभिप्रेरणा और जानकारी को ग्रहण करने में तो स्लो इन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। और फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको काफी बेनिफिट हुआ होगा। तो आप अपने अपने फ्रेंड अपने दोस्तों को ये चीज शेयर करा कीजिए और आपके साथ साथ आपके फ्रेंड, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार सबको पढ़ाया कीजिए तो काफी बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड आज का ये लेक्चर यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर से